इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश ट्रांजैक्शन को लेके कैसे नोटिस भेजता है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मोहन को एनुअली 10 लाख रुपए की सैलरी मिलती है एसबीआई बैंक के अंदर। उसमें से ये ट्रांसफर करता है पीएनबी में 6 लाख रुपए और यूबीआई के अंदर 2.5 लाख रुपए। फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एज जो एसबीआई में सैलरी मिली है 10 लाख रुपए, यही आपकी आईटीआर में दिखाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप तीनों बैंक जो इंटर ट्रांजेक्शन किए हैं आपने एक बैंक से दूसरे के बैंक में, ये भी आपको आईटीआर में दिखाने हैं। सैलरी 10 लाख है तो 10 लाख ही आईटीआर में दिखाए जाएंगे। अब दूसरा ट्रांजेक्शन मोहन क्या करता है कि एसबीआई में 2 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कराता है। फ्रेंड, जैसे ही आप कैश डिपॉजिट कराते हो उसके पीछे का नेचर ऑफ सोर्स आपको बताना होता है। अगर ये 2 लाख रुपए आपकी अदर इनकम है जो आपको कैश में मिली है, तो फिर ये 2 लाख रुपए आपको आपके आईटीआर में दिखाने होंगे और टैक्स पेमेंट करना होगा। बट आपने ये 2 लाख रुपए लोन लिए हैं, तो इसको बैलेंस शीट में आपको एज ए क्रेडिटर या लोन की साइड में दिखाने होंगे, लाइबिलिटी साइड में। जैसे ही आप 2 लाख रुपए एसबीआई में कैश डिपॉजिट कराते हो, तो आपको 269 ST का प्रोविजन देखना है। 269 ST क्या बोलता है कि अगर एक इंडिविजुअल है और वो 2 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक पर्सन से रिसीव करता है, तो एज ए रेसिपिएंट आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है पूरे के पूरे अमाउंट की। तो यहाँ पर 269 ST हो गया, 2 लाख रुपए आप डिपॉजिट करा रहे हैं। ठीक है। अब अगर आपने करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा डिपॉजिट कराया है, तो क्या होता है कि फ्रेंड्स, बैंक जो है वो रिपोर्टिंग करती है इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि मोहन ने 50 लाख रुपए उनके यहाँ पे डिपॉजिट कराए हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि आपको अपने एआईएस और टीआईएस में दिखता है। अब फ्रेंड्स, 50 लाख रुपए डिपॉजिट कराना कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन बात क्या आती है कि ये जो 50 लाख रुपए आपने डिपॉजिट कराए हैं, क्या आपने इनको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है कि नहीं दिखाया है? और अगर दिखाया है तो फिर ये 50 लाख रुपए आपने जो डिपॉजिट कराए हैं करंट अकाउंट के अंदर, ये आए कहाँ से हैं, क्या इनका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, यही क्वेश्चन सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछे जाते हैं। और फिर उन्हीं को लेके वो इनकम टैक्स के जितने भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उनको देखते हैं कि क्या किसी प्रोविजंस का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर आप डिपॉजिट कराते हैं एफडी के अंदर 10 लाख रुपए, अब फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो ये एफडी होती है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सेस अमाउंट होता है बैंक के अंदर, हम उसको एफडी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको बस प्रॉब्लम यही है कि, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते इसको, कि बस यही होता है कि जो बैंक है उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि अगर कोई इंडिविजुअल 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कर रहा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो बैंक उसको इनकम टैक्स को रिपोर्ट करती है। और जो हमारे एआईएस टीआईएस में आता है, आपने देखा होगा परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट करके एक अमाउंट हमारे यहाँ पे दिखने लग जाता है, तो ये सब बैंक ही रिपोर्ट करती हैं और वो सब हमारे एआईएस टीआईएस में आता है। इसी तरीके से अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपए, तो भी इसकी रिपोर्टिंग होती है। अब फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए पेमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगेन मैं वो बोलूंगा कि जो 1 लाख रुपए आए वो बस आपको इनकम टैक्स रिटर्न में शो होने चाहिए, या आपको उसका पता होना चाहिए कि उसका जो रेवेन्यू सोर्स था वो क्या था। इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, जिसमें मैंने फेस किया था। एक मेरा क्लाइंट था, उसको इस तरीके का नोटिस आया था। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड उसने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा किया, तो म्यूचुअल फंड कंपनी थी, उसको इनकम टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना था, तो इस पर्सन के एआईएस टीआईएस में आया। यहीं से एग्जाम्पल लेते हैं। उसकी सैलरी तो बहुत कम थी, लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई किया है कि जैसे मोहन को 10 लाख रुपए मिले। मोहन रहता है मुंबई के अंदर। मुंबई में अगर मैं किसी पर्सन, मोहन रहता है अपनी फैमिली के अंदर, अगर वो किसी भी तरीके से रहे, फिर भी मैं ये मानूंगा कि वो अगर अब हस्बैंड वाइफ है और अगर एक बच्चा भी है, तो मिनिमम से मिनिमम मुंबई के अंदर रहने का एक साल भर का खर्चा जो है 3 से 4 लाख रुपए होता है। फिर 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। तो मोहन की जो सेविंग थी वो 4 लाख थी। मोहन एक साल में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड में। तो इसके पास में यही नोटिस आया कि अगर हम आपकी सैलरी की एनुअली कैलकुलेशन करें, तो आप 4 से 5 लाख रुपए का सेविंग कर रहे हो, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का कर रहे हो। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका सोर्स बताओ, और ये बताओ कि आपने उसको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है कि नहीं दिखाया। अब मोहन ने जैसे ही उसका सोर्स मुझे बताया, तो उसको मुझे पता चला कि उसने काफी सारा कैश ले रखा था, उस कैश के थ्रू ये इन्वेस्ट कर रहा था। तो अगेन अब क्या हुआ कि इनकम टैक्स के सामने जब हमने उसका केस रिप्रेजेंट किया, तो इनकम टैक्स ने उसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई, और जिसमें उसको टैक्स और पेनल्टी दोनों को दोनों देना पड़ा। तो ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आज की तारीख में, या आप डिपॉजिट करा रहे हैं,
या करंट अकाउंट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसका रेवेन्यू का सोर्स पता होना चाहिए। और आप इनकम टैक्स रिटर्न में अगर उस उस इनकम को आपने दिखा रखा है, टैक्स पेमेंट कर रखा है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपने कैश में ट्रांजेक्शन कर रखा है तो फिर आपको ध्यान देने की। इसमें एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार हम लोन ले लेते हैं और लोन को कैश में पेमेंट कर देते हैं। ध्यान रखिए कि लोन को आप कैश में पेमेंट करते हैं तो 269 एसएस और 269 टी इनकम टैक्स के प्रोविजन बोलता है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा आप लोन कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। तो आपकी बैलेंस शीट में या आपको किसी पास्ट ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन से कोई पैसे मिले थे और आप अगर उसको कैश से सेटल करने जा रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। पैसे अगर आपको कैश से मिले, चेक के थ्रू मिले हैं या ऑनलाइन मिले हैं, तो आप उसको ऑनलाइन ही रिवर्ट कीजिए, कैश के थ्रू मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर भी पेनल्टी है और सामने वाले के ऊपर भी पेनल्टी है। तो ये कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजन थे जिसमें कि नोटिस कैसे आते हैं, क्या इनकम टैक्स सोचता है, मैंने बताने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।